अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। हमने एवोल्यूशन स्टार्ट की है। एवोल्यूशंस के 3 लेक्चर, जो थर्ड लेक्चर था हमारा वो काजेज़ ऑफ माइक्रो एवोल्यूशन था। अब काजेज़ ऑफ माइक्रो एवोल्यूशंस, ये बहुत सारी काजेज़ थी। जैसे कि हमने पढ़ा था कि म्यूटेशंस हो तो माइक्रो एवोल्यूशन होती है, माइग्रेशन हो तो माइक्रो एवोल्यूशन होती है, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो तो माइक्रो एवोल्यूशन होती है। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि नेचुरल सिलेक्शन हो तो माइक्रो एवोल्यूशन ऑपरेट करती है। तो माइक्रो एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको डिस्कस करेंगे, नेचुरल सिलेक्शन को। ना सिर्फ हम इसको काजेज़ ऑफ माइक्रो एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे, बल्कि वी आल्सो टॉक अबाउट द नेचुरल सिलेक्शन in a very big sense, because it is a very big concept in case of the evolutionary biology. Okay, what is the natural selection? Natural selection is the prime evolutionary force in the natural world. Natural selection is the prime evolutionary force in natural world. Is a prime evolutionary force in the natural world. तो बात समझने वाली है। नेचुरल सिलेक्शन को हमने बीएससी में भी रीड किया था, हमने इसको एफएससी में भी पढ़ा था, और अब हम इसको एमएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा बिगर सेंस में देखेंगे। एमएससी और बीएससी और एफएससी को पढ़ने के बाद हमें ये पता चला था कि नेचुरल सिलेक्शन इज ओनली द मैकेनिज्म विच थ्रू विच द एवोल्यूशन अकर। कि नेचुरल सिलेक्शन इज ओनली द प्रपोज्ड मैकेनिज्म विच इज द प्रपोज्ड बाय द डार्विन। ठीक है, इट इज ओनली द प्रपोज्ड मैकेनिज्म दैट टेल्स अस दैट एवोल्यूशन अकर, कि एवोल्यूशन हुई है। तो ये बेसिकली डार्विन का व्यू था कि एवोल्यूशन जो हुई है वो डिसेंट विद मॉडिफिकेशन है। डिसेंट विद मॉडिफिकेशन के डिसेंडेंट की मॉडिफिकेशन होते होते हम एवोल्यूशन हुई है। अब अकॉर्डिंग टू डार्विन द एवोल्यूशन इज अकर ड्यूरिंग ओनली दिस फोर्स, दिस इज द नेचुरल सिलेक्शन। कि एवोल्यूशन अगर किसी मैकेनिज्म के तहत हुई है तो सिर्फ और सिर्फ वो एक मैकेनिज्म हो सकता है, और वो है नेचुरल सिलेक्शन। तो इस बात को ज़रा ज़्यादा बढ़ाने से पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज़ द नेचुरल सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू द डार्विन। नेचुरल सिलेक्शन बेसिकली इट इज़ द proposed evolutionary mechanism. It is the proposed evolutionary mechanism by which an organism, yeah, it tells us that organisms are better adapted to their environment, ठीक है, in order to reproduce, in order to survive under the harmful conditions. तो नेचुरल सिलेक्शन हमें ये बताता है कि नेचुरल सिलेक्शन बेसिकली इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म इज बेटर, बाय विच एन ऑर्गेनिज्म इज फिटर टू इट्स इन्वायरमेंट। ऐसा मैकेनिज्म जिसमें ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट में फिट आता है। सही है, इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। इट इज़ अ प्रोसेस evolution is a process by which organisms are better adapted to their environment in order to reproduce and for better survival. तो ये है बेसिकली एवोल्यूशन। कि एवोल्यूशन बेसिकली इट इज़ अ प्रोसेस
by which an organism adapted to its environment, जिस प्रोसेस के तहत एक ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक अडाप्ट हो जाता है, दैट इज द एवोल्यूशन। क्योंकि अगर एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, हार्श एनवायरनमेंट है, और कुछ ऑर्गेनिजम्स उसमें होंगे जो उस एनवायरनमेंट को अच्छी तरह से बियर नहीं कर सकेंगे, वो उस एनवायरनमेंट के अडाप्टेड नहीं हो सकेंगे, उस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट नहीं कर सकेंगे, तो इस वजह से क्या होगा, उनकी डेथ हो जाएगी। या वो ऑर्गेनिजम्स हम बायो की सेंस में उनको बोलते हैं दीज आर द अनफिट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट थ्रू द प्रोसेस ऑफ द नेचुरल सिलेक्शंस बेटर अडाप्ट हो जाएंगे एनवायरनमेंट को, तो दीज आर द फिटेस्ट इंडिविजुअल्स, दीज आर द फिटेस्ट ऑर्गेनिजम्स इन द पॉपुलेशन। तो नेचुरल सिलेक्शन में अडाप्टेशंस आती है। एक एनवायरनमेंट था, उसमें ज़िंदगी चल रही थी, लेकिन उसमें जो ऑर्गेनिजम्स थे, एनवायरनमेंट चेंज हुआ, ठीक है। पहले एनवायरनमेंट चेंज हुआ, अब एनवायरनमेंट जब चेंज हुआ, उस पॉपुलेशन में कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे थे जो उस एनवायरनमेंट को बियर कर सकते थे और कुछ एनवायरनमेंट को बियर नहीं कर सकते थे। तो ऐसे इंडिविजुअल्स जो एनवायरनमेंट को तो बियर कर सकते थे वो अलाइव रहे, जिंदा रहे, एंड द रिमेनिंग इंडिविजुअल्स विल बी डाई ऑफ, और बाकी जो है वो डाई ऑफ हो गए। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि जो डाई हो गए उनको नेचर ने रिजेक्ट कर दिया, और जो सरवाइव कर गए उनको नेचर ने एक्सेप्ट कर लिया। बेसिकली इट इज द नेचुरल सिलेक्शन। अब जब वो ऑर्गेनिजम्स बेटर अडाप्टेड हुए, ठीक है, अडाप्टेशन का पता है ना कि अडाप्टेशन क्या होती है, चले मैं लिख देता हूँ फिर भी अडाप्टेशन। क्योंकि ऐसा ना हो कि हम अडाप्टेड करे जाएं, बाद में अडाप्टेशन का किसी को कंसेप्ट क्लियर ना हो। अडाप्टेशन बेसिकली क्या होती है, एन अडेप्टेशन इज अ हेरिटेबल चेंज इन द स्पीशी, इन अ पॉपुलेशन, इन अ इंडिविजुअल that makes it more suitable to their environment. It is a heritable change that makes an organism to survive and reproduce successfully। ऐसी हेरिटेबल चेंज जो एक ऑर्गेनिजम्स को उसके एनवायरनमेंट के मुताबिक सर्वाइव करने में, उस एनवायरनमेंट के मुताबिक अच्छे रिप्रोडक्शन के मुताबिक उसको ज़िंदगी गुजारने में मदद दे। क्योंकि ऑर्गेनिजम्स के जो रिप्रोडक्टिव रेट्स होते हैं ये भी डिफरेंट होते हैं। क्या होते हैं, डिफरेंट। कुछ ऑर्गेनिजम्स आपको पता है कि 10 इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करता है अपनी पूरी लाइफ स्पैन में, जैसा कि ह्यूमंस हैं मोर 10 और 20, और कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं कि वो लाखों इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। बेसिकली दीज आर द डिफरेंशियल, ठीक है, दीज आर द डिफरेंशिएशन। इसको हम इस टर्म को हम नाम देते हैं डिफरेंशियल रेट ऑफ सर्वाइवल। डिफरेंशियल ऑफ सर्वाइवल। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था जो डार्विन ने प्रपोज किया, कि डार्विन ने बताया कि नेचुरल सिलेक्शन क्या है, ये एक एवोल्यूशन का मैकेनिज्म है। और एवोल्यूशन के मैकेनिज्म में क्या होता है, एवोल्यूशन के मैकेनिज्म में ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बेटर अडाप्टेड होते हैं वो सिलेक्ट कर लिए जाते हैं, और जो अनअडाप्टेड हो जाते हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब अडाप्टेड का मतलब क्या, कि नेचर उनमें ऐसे करैक्टर को प्रोड्यूस कर देती है, ऐसे करैक्टर को सेलेक्ट कर लेती है जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। उनका रेट ऑफ रिप्रोडक्शन भी अच्छा होता है, उनका सर्वाइवल रेट भी अच्छा होता है, और इसी वजह से वो बेटर
रिप्रोडक्शन रेट एंड सर्वाइवल की वजह से नेचर में अडॉप्ट कर लिए जाते हैं। तो ये बेसिकली इट इज़ द आइडिया। सो नाउ वी टॉक अबाउट द theory of natural selection which is proposed by the Darwin, which is proposed by Darwin. डार्विन ने थ्योरी दी थी नेचुरल सिलेक्शन की 1859। तो और भी बंदों ने थ्योरीज दी थी, लेकिन जो वैलिड है अब तक कंसिडर की जाती है वो सिर्फ किसकी है, डार्विन की। तो डार्विन के मुताबिक व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ द थ्योरी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन, कि किस तरह से नेचुरल सिलेक्शन का हमें पता चलेगा कि जो फोर्स एवोल्यूशन करवा रही है वो नेचुरल सिलेक्शन नहीं है, वो कोई और नहीं है। इस नुक्ते को मद्देनजर रखते हुए डार्विन ने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को प्रपोज किया। तो हम कुछ अहम पॉइंट्स देखते हैं इसके थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जो सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल्स के हवाले से। रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, reproductive potential basically is the ability of an organism to produce more offsprings। तो हर ऑर्गेनिजम्स के रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल्स मुख्तलिफ होते हैं। अगर आपको एक रीडिंग से इसका अंदाज़ा लगाऊं तो आपके लिए ये समझना बहुत बेहतर होगा। फॉर एग्जांपल एक फ़िश है जिसको ऑयस्टर कहते हैं। ऑयस्टर ये अपनी लाइफ टाइम में 1 मिलियन एग्स को प्रोड्यूस करवाती है। क्या करती है जी? 1 मिलियन एग्स को प्रोड्यूस करवाती है। तो एक ऑयस्टर जब 1 मिलियन एग ले करेगी, ठीक है, और इसके अलावा एक स्टारफिश की एग्जांपल ले लेते हैं। ये स्टारफिश है, ये 1 लाख एग लेस करती है। और इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन पोटेंशियल के हवाले से आपको बताना ये ज़रूरी है कि हर ऑर्गेनिजम्स के पास रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल स्पेशली तौर पर फिशेस के पास बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप इमेजिन करें कि ये 1 मिलियन एग्स ही हैच हो जाएं और इनसे ऑफ स्प्रिंग्स निकल आएँ, बच्चे निकल आएँ, और वो सारे के सारे ऑफ स्प्रिंग्स आगे रिप्रोडक्शन करके एक बच्चे से मिलियन ऑफ एग्स रिप्रोड्यूस हो, तो आपको अंदाज़ा नहीं कि विद इन फ्यू जनरेशंस, विद इन 50 to 60 generations only, the river or the ocean will fill up with these organisms only। समझ रहे हो कि अगर ये सारे के सारे एग हैच हों रिप्रोडक्शन के दौरान, इनकी रिप्रोडक्शन हो, फिर आगे इनकी जनरेशन चले, फिर जनरेशन चलती जाए, तो बहुत जल्द ये अपने मीडियम्स को भर देंगे जिस जगह ये मौजूद हैं। और जब ये अपने मीडियम को भर देंगे तो क्या होगा जी? इनके लिए फूड अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। अब फूड अवेलेबिलिटी कम होगी तो फिर क्या होगा? यहाँ पर इनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी। और जब फूड 0% हो जाएगी, और फिर क्या होगा? फिर सारे के सारे इंडिविजुअल्स, ये ऑयस्टर्स है, ये स्टारफिश है, ये वहाँ से एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन खुशकिस्मती से ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता ये बताएं। अब इसको समझने के लिए कि ऐसा क्यों नहीं होता, यही हम समझ रहे हैं, दैट इज़ द नेचुरल सिलेक्शन। कि नेचर सिर्फ और सिर्फ
1 मिलियन एग में से या 1 लाख एग में से उन्हीं एग्स को रिप्रोड्यूस करने देती है, उन्हीं एग को सरवाइव करने देती है जिनके पास रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल्स बेटर होते हैं, जो बेटर फिटर होते हैं टू द एनवायरनमेंट। बाकी सारे के सारे एग्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक कि ये 1 मिलियन एग में से सिर्फ और सिर्फ कोई 1000 से 2000 एग्स, 1000 to 2000 eggs will be reproduced in the next generation, and remaining all the deleterious are the diminished from the population of the oyster। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि वो डिमिनिश क्यों होते हैं और जो बेटर हैं वो सर्वाइव क्यों करते हैं। बेसिकली दिस इज द आइडिया दैट नेचर सेलेक्ट टू these 1000 or the 2000 fitter organisms, and nature reject to all except these 1000 and the 2000 individual. Basically it is the first and the main point of the theory of the nature selection which is proposed by the Darwin. Now we move to another step of the this theory. This is the inherited variations. इनहेरिटेड वेरिएशंस, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें वेरिएशंस होती हैं, उनमें चेंजेस होती हैं। सारी ऑर्गेनिज्म बेशक एक पॉपुलेशन के भी हैं वो सिमिलर नहीं होते, किसी का साइज कम होता है, किसी का बड़ा होता है, किसी का वेट कम होता है, किसी का वेट ज़्यादा होता है। मीन वेरिएशंस अकर विद इन द पॉपुलेशंस एंड इवन विद इन द मेंबर्स ऑफ द सेम पॉपुलेशंस। ओके, तो ये इनहेरिटेड वेरिएशंस बेसिकली, फॉर एग्जांपल हम एक पॉपुलेशन लेते हैं, एक पॉपुलेशन लेते हैं और एक पॉपुलेशंस में 100 इंडिविजुअल्स लेते हैं, एक पॉपुलेशन में हम 100 इंडिविजुअल्स लेते हैं फॉर एग्जांपल, ये 100 इंडिविजुअल्स, इनमें कुछ ऑर्गेनिजम्स का रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल हाई होगा और कुछ का क्या होगा, लो होगा। फॉर एग्जांपल इन 100 में 30 का जो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है वो हाई है। रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल क्या है जी, हाई है, और जो रिमेनिंग 70 हैं इनका क्या है, लो। तो ये जो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल्स हाई हैं और लो हैं, तो फिर नेचर क्या करेगी, जिनके रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल लो हैं उनको नेचर क्या कर देगी, रिजेक्ट कर देगी। नेचर क्या करेगी जी, रिजेक्ट। तो जिनके रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल हाई हैं उनको नेचर क्या करेगी, एक्सेप्ट। तो ये बेसिकली इनहेरिटेड वेरिएशंस का कॉन्सेप्ट है कि इनहेरिटेबिलिटी, ठीक है, हेरिटेबिलिटी ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशंस होती हैं और वो वेरिएशंस किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं आपको बताया था। अगर नहीं पता तो इसके लिए म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट देखें कि किस तरह से म्यूटेशंस होती हैं और फिर उनसे वेरिएशंस होती हैं। तो अब इनहेरिटेड वेरिएशन इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द थ्योरी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन व्हिच इज प्रपोज्ड बाय द डार्विन। नाउ वी मूव टू द थर्ड पॉइंट ऑफ द थ्योरी। The third point basically it is the limited resources. Resources are limited. There will be a limitation of resources as we discussed in case of reproductive potentials, कि अगर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल्स हायर होंगे उनसे प्रोड्यूस होने वाले ऑफस्प्रिंग भी बहुत ज़्यादा होंगे, तो फिर जब सारे ही ऑफस्प्रिंग अगर रिप्रोड्यूस कर गए, सर्वाइव कर गए, तो फिर क्या होगा, रिसोर्सेज की डिप्लीशन, बिकॉज इन द नेचर रिसोर्सेज आर लिमिटेड टू सम एक्सटेंट। इफ द पॉपुलेशन एक्सीड दिस लिमिट देन क्या होगा, देन वुड बी हार्म, तो फिर नुकसान होगा। तो रिसोर्सेज आर लिमिटेशन, इसका मतलब ये है कि नेचर में रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा की वजह से, बहुत ज़्यादा
इस सेंस में है कि जब तक पॉपुलेशन कंट्रोल में रही, लेकिन जब पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा हो गई कि वो ज़्यादा रिसोर्सेज भी कम लगने लगे, तो ये बेसिकली क्या है, डार्विन का एक व्यू है कि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। अगर सारे के सारे इंडिविजुअल्स रिप्रोड्यूस कर जाएं तो फिर देयर विल बी द डिप्लीशन ऑफ द रिसोर्सेज। इसका एसेंस ये है, इफ आर ऑर्गेनिजम्स survive, then there will be the depletion of resources. There will be the depletion of resources, ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रीडेटर हो जाएंगे तो प्रे खत्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट एंड फाइनल पॉइंट ऑफ द थ्योरी इज दैट कि अडॉप्टेड कैरेक्टर, यहाँ पर वेरिएशन थी, 30 इंडिविजुअल्स बेस्ट वेरिएटेड थे, बेस्ट अडॉप्टेड थे। तो ये जो अडॉप्टेड है, ये जो अडॉप्टेशन 30 में है, नेचर इनको सेलेक्ट करती है। अडॉप्टेड वेरिएशंस कुड बी सेलेक्टेड बाय द नेचुरल सिलेक्शन एंड दीज वेरिएशन आर ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन विच इज ओनली फॉर द बेटर। ठीक है, अब नेक्स्ट जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, वो होंगे ऑफ स्प्रिंग जो पिछली जनरेशन के बेटर पेरेंट्स में से नेक्स्ट ट्रांसफ़र हुए हैं, और बेटर पेरेंट्स में से जब नेक्स्ट ट्रांसफ़र होंगे तो फिर सारे के सारे बेटर होंगे। अब ये है बेसिकली इट इज़ द कॉन्सेप्ट कि अडॉप्टिव कैरेक्टर ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन। अडॉप्टिव कैरेक्टर ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन। अडॉप्टिव कैरेक्टर ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन, इसका मतलब ये कि जो ऑर्गेनिज्म फिटर होंगे वो ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे जी, अगली जनरेशन में ट्रांसफर। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि अगर बेटर अगली जनरेशन में चले गए तो फिर अब तो वहीं पर सारे बेटर हैं, अब वो रिप्रोड्यूस करेंगे, उनसे भी बेटर पैदा होंगे, वो रिप्रोड्यूस करके अब सारे के सारे जब बेटर होंगे तो पॉपुलेशन तो फिर ज़्यादा हो जाएगी। अब इसका आंसर ये है, इन केस ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन देयर वुड बी अ डिफरेंशियल रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। अब उन बेटर में भी रिप्रोडक्शन रेट क्या होंगे, कम और ज़्यादा होंगे। अब कम और ज़्यादा की वजह से क्या होगा, उनमें आपस में कंपटीशन होगा, जिसको हम इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन बोलते हैं। रिसोर्सेज की वजह से हो सकता है, फूड की वजह से हो सकता है, शेल्टर की वजह से हो सकता है, रेक्विजिट्स की वजह से हो सकता है। अब ये सारे के सारे कंपटीशन से अपने आप को मेंटेन करेंगे। अब बताओ, कंपटीशन होगा तो सारे मरेंगे कि सारे बचेंगे? कंपटीशन में एक ऑर्गेनिज्म अगर दो के दरमियान है, एक जीतता है और एक हारता है। अब जो जीतेगा उसका मतलब ये है, जीतने वाले के पास बेस्ट अडॉप्टेड कैरेक्टर थे, दोनों बेशक बेस्ट थे, लेकिन जीतने वाले के पास उससे भी बेस्ट थे। एंड हियर नेचर वुड सेलेक्ट टू दिस। ओके, सो इट इज द theory of the natural selection. Okay, now we move to the types of natural selection. Types of natural selection. Types of natural selection, इसमें हम मुख्तसर सी डिटेल इसकी देखेंगे। बेसिकली वही पिकअप द कॉन्सेप्ट। नेचुरल सिलेक्शन जब अक्कर होती है पॉपुलेशंस में, तो पॉपुलेशंस में आपको पता है देयर विल बी अ रेंज ऑफ फिनोटिपिक एक्सट्रीम्स। कि पॉपुलेशंस में एक ही तरह की पॉपुलेशन हो तो उनमें एक कॉन्टीन्यूस रेंज पाई जाती है फिनोटाइप्स की। कुछ पॉपुलेशंस में हाइट ज़्यादा, कुछ में कम, कुछ पॉपुलेशंस का कलर कुछ और कुछ पॉपुलेशंस के मेंबर वही, उनका कलर कोई और। अब इसी तरह जिस तरह हाइट की कलर की एग्जांपल है, ये बेसिकली दीज आर द वेरिएशंस, दीज आर द रेंज ऑफ द फिनोटाइप्स। अब इसको हम अगर एक जुमले में लिखें तो हम ये कह सकते हैं कि ईच पॉपुलेशन हैज़ अ वेराइटी ऑफ, हैज़ अ रेंज ऑफ द फिनोटाइप। पॉपुलेशन, ईच पॉपुलेशन
has a variety of, has a range of phenotypes. Not only phenotypes, and each populations में जो different तरह के individuals होते हैं having a range of the reproductive potentials and having range of reproduction. तो टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को समझने से पहले आपको ये दो लफ्ज़ सिखाए हैं कि एक है रेंज ऑफ फिनोटाइप और दूसरा है रेंज ऑफ रिप्रोडक्शन। रेंज ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब समझ आ गया ना कि कुछ के रिप्रोडक्शन हाई, कुछ के रिप्रोडक्शन रेट लो। अब ये जो है नेचुरल सिलेक्शन किस तरह से ऑपरेट करती है, नेचुरल सिलेक्शन को किस तरह पता चलता है कि फलां फिनोटाइप पर ऑपरेट करना है और फलां फिनोटाइप को छोड़ देना है, उसको अडाप्ट करना है एनवायरनमेंट। तो अकॉर्डिंग टू द रेंज ऑफ फिनोटाइप, अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रीम्स ऑफ द फिनोटाइप, देयर विल बी अ 3 or 4 टाइप्स ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन, 4 टाइप्स ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन। बेसिकली कॉमनली 3 डिस्कस की जाती हैं, हम 4th भी कर लेंगे। तो इन 3 में जो सबसे पहली आती है वो है डायरेक्शनल सिलेक्शन। डायरेक्शनल सिलेक्शन। अगर तो आपको रेंज ऑफ फिनोटिपिक एक्सट्रीम का पता चल गया तो अब आपके लिए समझना बहुत आसान है। नेचुरल सिलेक्शन का वो टाइप, नेचुरल सिलेक्शन का वो काइंड जिसमें नेचर एक डायरेक्शन से शुरू हो और फिर उससे कंटिन्यूसली चलती जाए दूसरी डायरेक्शन की तरफ, बेसिकली इट इज़ द डायरेक्शनल सिलेक्शन। नहीं समझ आया? डायरेक्शनल सिलेक्शन is the type of natural selection in which nature select a phenotypic extreme of the deleterious character, and after generations the natural selection remove this deleterious genes from the population, deleterious members from the population। नहीं समझ आया? Directional selection basically in this case nature select एक फिनोटिपिक एक्सट्रीम and remove the members, the genes from one range, from one direction, and remove the gene from one direction to another। एक डायरेक्शन से स्टार्ट होकर उसने चलते जाना। अब इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि डायरेक्शनल सिलेक्शन में हम किस तरह से देख सकते हैं। पहले एक ग्राफ देख लें। बेसिकली दैट इज द डेमो। कोई भी पॉपुलेशन होती है उसमें 3 तरह की एक्सट्रीम्स होती हैं। एक होती है एक्सट्रीम, 3 तरह की एक्सट्रीम्स होती हैं। एक इंटरमीडिएट एक्सट्रीम होती है, ठीक है, और 2 उसके साथ वाली एक्सट्रीम्स होती हैं, यानी कि एक लेफ्ट एक्सट्रीम, एक मिडल एंड एक राइट एक्सट्रीम। अब फॉर एग्जांपल हाँ जी, तो इसको अब डायग्राम की मदद से समझते हैं कि कोई भी हम डायरेक्शनल सिलेक्शन देखेंगे, स्टेबलाइजिंग देखेंगे, कोई भी सिलेक्शन देखेंगे, उसमें हम इस फिगर को ड्रा करेंगे। दिस फिगर टेल्स अस दैट नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स ऑन द पॉपुलेशन बाय 3 डायरेक्शंस। 3 डायरेक्शन।
first direction is the this one, and second direction is the this one, and third direction is the. तो नेचुरल सिलेक्शन तीनों एक्सट्रीम्स से आइदर राइट टू लेफ्ट, आइदर लेफ्ट टू राइट, आइदर फ्रॉम द सेंटर इंटरमीडिएट फिनोटाइप नेचुरल सिलेक्शन कैन बी ऑपरेट। तो डायरेक्शनल सिलेक्शन में क्या होता है, डायरेक्शनल सिलेक्शन में नेचर एक डायरेक्शन को सिलेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में डेलिटेरियस जीन आ गए, अनफिटेड ऑर्गेनिजम्स को नेचर ने रिमूव करना है, तो नेचर क्या तरीके का अपनाएगी, नेचर फॉर एग्जांपल दिस इज द डेलिटेरियस आफ्टर द फर्स्ट जनरेशन, आफ्टर वन जनरेशन जो ग्राफ होगा बेसिकली इट इज लुक लाइक दिस। Because after first generation nature remove this, nature remove this, nature remove this। अब यहाँ पर दो कॉलम है और एक रह गया, एंड आफ्टर पासिंग द टाइम और द सेकेंड जनरेशन, आफ्टर सेकेंड जनरेशन जो ग्राफ आपको दिखेगा, जो पिरामिड का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा वो ये होगा। कंप्लीटली रिमूव। अब थर्ड पे कोई भी रेड नहीं है, इट मीन नेचुरल सिलेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम अ डायरेक्शन and remove the deleterious gene generation after generation and reach to a final stage where the no deleterious genes are remains in the population। So it is the concept of the directional selection। ठीक है, अब डायरेक्शनल सिलेक्शन को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। रेस ऑयल कंटेंट, इनको साइंटिस्ट थे C.M. वुड और उसके कोलीग्स, आपको C.M. वुड एंड हिज कोलीग्स। C.M. Wood and colleagues basically see the directional selection mechanism of the directional selection by taking an example of corn। ठीक है, in corn they raise the oil content, but how? First they take a corn which having oil content 100%, ठीक है, and this is oil content is the 50%. Basically it is a crop A, it is a crop B of the corn। तो 100 को जब 50% से क्रॉस करवाया, ठीक है, 100 को जब 50% से क्रॉस करवाया तो इनसे जो प्रोड्यूस होने वाले ऑफस्प्रिंग्स थे वो क्या थे जी, 75% इंडिविजुअल हैविंग 100% ऑयल कंटेंट एंड 25% इंडिविजुअल हैविंग लो ऑयल कंटेंट। तो अब जब 75 और 25 की रेशियो आ गई तो फिर जब इनका क्रॉस करवाया तो ये 75 वाले 95% और ये ओनली 5%। अब 95% का 5% के साथ क्रॉस करवाओ तो ये 100% और ये 0%। हेयर बाय दिस मेथड नेचर सेलेक्ट अ डायरेक्शन, नेचर ने इस डायरेक्शन को सेलेक्ट कर लिया कि इसको अब कम करना है, इसमें से रिमूव करने हैं लो ऑयल वाले कॉर्न, मकई। अब जब
उसको नेचर ने सिलेक्ट कर दिया 50 से 25, 25 से 5, 5 से 0, जिस तरह इधर था 2 से 1, 1 से 0। बेसिकली नेचर सेलेक्ट एंड डायरेक्शन, नेचर सेलेक्ट अ डायरेक्शन एंड रिमूव द ऑल डेलेटेरियस जीन्स फ्रॉम द डायरेक्शन फ्रॉम द पॉपुलेशन बाय सेलेक्टिंग अ डायरेक्शन। तो ये बेसिकली थी हमारी एक एग्जांपल और एक टाइप ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन, डायरेक्शनल सिलेक्शन। नाउ वी टॉक अबाउट द स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन ऐसी टाइप है सिलेक्शन की जिसमें नेचर सेलेक्ट द इंटरमीडिएट फिनोटाइप, नेचर सेलेक्ट द इंटरमीडिएट फिनोटाइप एंड नेचर इज अगेंस्ट ऑफ बोथ ऑल या बोथ फिनोटिपिक एक्सट्रीम्स। आपको पहले बताया कि जो हमने स्ट्रक्चर ड्रा किया है उसमें 3 तरह से या 3 पॉइंट्स से डायरेक्शन ऑपरेट होती है। इधर मैं ड्रा फिर करता हूँ। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन ऐसी सिलेक्शन जिसमें नेचर इंटरमीडिएट फिनोटाइप को फॉलो करती है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स फॉर एग्जांपल अगर पॉपुलेशन में ब्लैक भी है, पॉपुलेशन में ग्रे भी है और पॉपुलेशन में डार्क भी है, तो सिलेक्शन जो है वो डार्क और लाइट को छोड़कर ग्रे को सिलेक्ट कर देती है। नेचर फेवर्स द इंटरमीडिएट फिनोटाइप। नेचर select the intermediate phenotype. Nature select the intermediate phenotype and nature select the intermediate phenotype का मतलब कि nature is against all both या both of the phenotype। अगर नेचर इंटरमीडिएट फिनोटाइप यानी कि इस फिनोटाइप की फेवर में है तो नेचर इन दोनों फिनोटाइप्स की फेवर में नहीं बल्कि इनके अगेंस्ट है। इंटरमीडिएट फिनोटाइप को नेचर ने सिलेक्ट कर दिया और बाकी 2 फिनोटाइप्स को नेचर ने रिजेक्ट कर दिया। तो ये बेसिकली इट इज़ द टाइप ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन इन विच द नेचर सेलेक्ट द इंटरमीडिएट फिनोटाइप एंड रिजेक्ट ऑल ऑफ द अदर फिनोटाइप्स। तो इसको एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल साइंटिस्ट हैं, एक है मैरी कॉर्ब और दूसरा है शील्डन, मैरी एंड शील्डन एक्सपेरिमेंट। ये 2 साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या कारनामा सर अंजाम दिया? इन्होंने 12,372 बेबीज या कुछ तरह की रीडिंग है, इससे कोई ज़्यादा या कम हो सकती है, लेकिन समझने के लिए इन्होंने डाटा कलेक्ट किया। डाटा कलेक्ट किया तकरीबन 12,734 बेबीज़ का और इन्होंने टेस्ट किया। इनकी जो टेस्टिंग थिंग थी वो क्या थी? बेसिकली ये किस तरह कहते थे कि नेचर सेलेक्ट करती है इंटरमीडिएट फिनोटाइप, सही है। इन्होंने जो 12,734 लिए वो बेसिकली थे न्यू बॉर्न बेबीज जिनको इन्फेंट्स बोलते हैं, ठीक है।
इन्होंने इन्फेंट्स लिए और इनका जो चेक एंड बैलेंस थिंग थी वो बेसिकली थे बर्थ रेट एंड द सर्वाइवल टेस्ट फॉर, क्या चीज टेस्ट कर रही थी इन्होंने, बर्थ रेट एंड सर्वाइवल। सर्वाइवल और बर्थ रेट को इन्होंने चेक करना था कि किस तरह से नेचर सेलेक्ट करती है। इनकी रीडिंग्स के मुताबिक इन्होंने जो डाटा लिया था 12,734 बेबीज का जो डाटा लिया था उनमें एवरेज वेट जो था, बेसिकली जो एवरेज वेट था, वो कंसीडर किया गया 7.5 पाउंड्स। 7.5 पाउंड, बेसिकली 7.5 पाउंड इज द एवरेज वेट। ठीक है, किसका एवरेज वेट? वो इंडिविजुअल्स, वो इन्फेंट्स जिनका सर्वाइवल रेट बहुत ज्यादा था, हाई सर्वाइवल रेट, और ऐसे इंडिविजुअल्स, ऐसे इन्फेंट्स जिनका वेट 7.5 से कम या ज्यादा था, ऐसे इन्फेंट्स सर्वाइवल रेट वेट हायर देन 7.5 पाउंड, ठीक है, या फिर लोअर देन 7.5 LB यूनिट होता है पाउंड्स का, LB। ठीक है, ऐसे इन्फेंट्स जिनका वेट 7.5 पाउंड्स था, उस डाटे के मुताबिक वो इन्फेंट्स सारे के सारे सर्वाइव कर गए, और ऐसे इन्फेंट्स जिनका वेट 7.5 से नीचे ऊपर था उनमें जो सर्वाइवल रेट था वो लो था, वो सारे के सारे सर्वाइव नहीं कर सके। जब लो सर्वाइवल रेट्स था 7.5 से ऊपर और नीचे वाले का, और हायर रेट था 7.5 वाले का, नहीं समझ आई तो वापस आए। ये थी इंटरमीडिएट, बेसिकली यहाँ पर हमने लिख लिया 7.5 LB पाउंड, और 7.5 से कम वाले इधर लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये 4.6 LB था, पाउंड्स थे, और ये 10.0 LB। तो ऐसे इन्फेंट्स जो 7.5 LB पाउंड्स वाले वेट वाले थे, उनको नेचर ने सेलेक्ट किया बिकॉज दे हैविंग द हाई सर्वाइवल रेट अकॉर्डिंग टू द रीडिंग ऑफ द Mary Penrose and the Shield. According to these scientists, the intermediate phenotype would be survival rate, would high survival rate. लेकिन जो साथ वाली थी उनका सर्वाइवल रेट कम था। इससे पता ये चला कि इन दिस केस नेचर सेलेक्ट द इंटरमीडिएट फिनोटाइप। समरी करता हूँ कि स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में इंटरमीडिएट फिनोटाइप को सिलेक्ट किया जाता है। जिस तरह एक एग्जांपल थी 7.5 उनका वेट था, 7.5 जो एवरेज वेट था उससे कम और उससे ज़्यादा वाले इंडिविजुअल डाई कर गए। इसका मतलब जो इंटरमीडिएट था उसको नेचर ने सिलेक्ट कर लिया। बेसिकली दिस इज द आइडिया ऑफ द stabilizing natural selection. I hope you understand. Now we move to the final type of the natural selection. वो है disruptive selection. Disruptive selection. Disruptive selection. डिसरप्टिव सिलेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन के। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में आपने क्या पढ़ा था बच्चों? स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में नेचर एक्सेप्ट करती है, सेलेक्ट करती है इंटरमीडिएट फिनोटाइप, ठीक है, और रिजेक्ट करती है किसको? बोथ अदर फिनोटाइप्स। अब इसमें उसके उल्ट क्या हो सकता है कि इसमें डिसरप्टिव में नेचर
रिजेक्ट करती है इंटरमीडिएट को और एक्सेप्ट करती है बोथ अदर्स। नेचर रिजेक्ट इंटरमीडिएट phenotype and accept both other phenotypic extremes. Typic extremes. इस डायग्राम को देखें कि इसमें तीन एक्सट्रीम्स हैं, लेफ्ट राइट और ये इंटरमीडिएट। अब लेफ्ट और राइट को नेचर क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी और इसको क्या करेगी, रिजेक्ट करेगी। तो ये सिंपल सा आइडिया है, डिसरप्टिव सिलेक्शन इज द ऑपोजिट ऑफ द स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। डिसरप्टिव सिलेक्शन is opposite to stabilizing. To stabilizing selection. अब इसको एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि इसमें डिसरप्टिव में नेचर दो अलग फिनोटाइप्स को एक्सेप्ट करें। मीन हियर वी डिस्कस अबाउट द कन्वर्जेंस। क्यों? क्योंकि इंटरमीडिएट फिनोटाइप वुड बी एलिमिनेटेड इन दिस केस। व्हेन इंटरमीडिएट फिनोटाइप वुड बी एलिमिनेटेड, द टू अदर एक्सट्रीम्स उनको चांस मिल जाएगा अलग होने का। जब वो अलग होंगी देयर वुड बी अ डाइवर्जेंस। सो द डिसरप्टिव सिलेक्शन लीड्स टू द डाइवर्जेंस। डिसरप्टिव सिलेक्शन leads to divergence. Leads to divergence. इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। अफ्रीकन फिंच। अफ्रीकन फिंच, इसका साइंटिफिक नेम है P. ostrinus। P. ostrinus या P. ostrinus. P. ostrinus basically it is a African finch. Here we take a African finch example in order to explain the step disruptive selection. तो इसमें क्या होता है, finches having large and the small sizes. Finches are of small and large sizes. Small and large sizes, and they eat on the sedge seeds. ये ईट करती हैं किस पे? sedge एक दरख्त का नाम है, उसके सीड्स पर। and they feed on sedge seeds. फिंचेस जो बड़ी हैं और जो स्मॉल हैं वो फीड करती हैं किस पे? sedge seeds पर। अब sedge seeds फॉर एग्जांपल हार्ड हैं और क्या है? सॉफ्ट है। हार्ड और सॉफ्ट हैं sedge seeds। एक है हार्ड और दूसरे हैं सॉफ्ट। तो क्या होगा, ऐसी फिंचेस जो लार्ज होंगी, जो बड़ी होंगी, उनके लिए अपॉर्चुनिटी होगी किसको? फूड हासिल करने की फ्रॉम द हार्डर सीड्स। फ्रॉम द हार्डर सीड्स, बिकॉज इफ द larger finches feed on the soft seed sedge seeds, अगर लार्जर साइज फिंच फीड करना शुरू कर दे सॉफ्ट वाले पर, तो फिर जो स्मॉलर साइज होंगी उनसे तो हार्डर लिया नहीं जाएगा। तो इस नतीजे में क्या होगा? डिस्ट्रक्शन। बेसिकली नेचुरल सिलेक्शन नॉट डिस्ट्रॉय द पॉपुलेशन, नेचुरल सिलेक्शन मेंटेन द पॉपुलेशन इन सच अ वे दैट द ऑर्गेनिजम्स विच आर बेटर सर्वाइविंग दे विल बी टू
survive, and the organisms which are not adapted they will be eliminated. अब इसमें डिसरप्टिव सिलेक्शन में हमने चेक करना है कि नेचर दोनों तरह की एक्सट्रीम को सिलेक्ट किस तरह से करती है। तो ऐसी फिंचेस जो स्मॉल होंगी वो फीड करेंगी सॉफ्ट सीड सेज को, स्मॉल फिंचेस फीड करेंगी सॉफ्ट सीडेड पर, और जो लार्जर वंस होंगी वो करेंगी हार्ड सेज सीड्स पर। तो जब एक ही तरह की फिंच थी और उसमें अकॉर्डिंग टू द फूड, अकॉर्डिंग टू द बाई मॉडल रिसोर्स ऑफ द फूड, बेसिकली अगर एक इन्वायरमेंट में दो डिफरेंट तरह के फूड के रिसोर्स हों तो उसको बोलते हैं बाई मॉडल रिसोर्स। हार्ड एंड सॉफ्ट सीड्स बेसिकली दीज आर द बाई मॉडल सोर्स। बाई मॉडल रिसोर्स के एक ही सोर्स है और उसके दो तरह के तरीके हैं लेने के, दैट इज अ बाई मॉडल। अब बाई मॉडल रिसोर्स बेसिकली जनरेट द बाई मॉडल फिंचेस। नहीं समझ, फिंचेस की बीक एक तरह की थी लेकिन अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द सीड्स द फिंचेस अडेप्टेड टू द बीक्स, देयर बीक्स, उनकी जो बीक्स हैं वो अडेप्ट हो गई अकॉर्डिंग टू टेकिंग द सीड्स। जो लार्जर थी उनकी बीक बड़ी हो गई, नेचर ने उनको सेलेक्ट कर लिया, उनकी बीक्स बड़ी हो गई, और जो स्मॉलर थी उनकी बीक को नेचर ने सेलेक्ट नहीं किया, वो शॉर्टर ही रही, और शॉर्टर होने की वजह से क्या हुआ, वो सॉफ्ट सीडेड सेट्स पर ईट करती रही। तो इस नतीजे में जब बीक एक तरह की थी और सीड्स की वजह से, नेचर के सेलेक्ट करने की वजह से, हार्ड सीड्स की वजह से वो बड़ी हो गई, दैट विल बी द नेचुरल सिलेक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये लार्जर फिंचेस इसने हार्ड पर फीड करना शुरू किया, स्मॉलर ने स्मॉलर पर। तो लार्जर फिंचेस की जो बीक थी, चोंच थी, वो क्या हो गई, जाहिर सी बात है लार्जर। अब ये लार्जर बीक जो है बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन। तो यहाँ पर क्या हुआ है, नेचुरल सिलेक्शन हो गई है। नेचुरल सिलेक्शन हो गई है का मतलब ये कि नेचर ने एक बीक से दो तरह की बीक्स प्रोड्यूस करवा दी, यानी कि इंटरमीडिएट जो था, सारे के सारे फिंचेस एक तरह की बीक थी, वो क्या था, इंटरमीडिएट। अब नेचर ने इंटरमीडिएट को रिजेक्ट किया और इंटरमीडिएट से नए प्रोड्यूस करवा दिए। इंटरमीडिएट वाले भी अपनी जगह से हिल गए और जो न्यू प्रोड्यूस हो गए वो भी अपनी जगह पर चले गए। तो इन दिस केस नेचुरल सिलेक्शन डिस्टर्ब द इंटरमीडिएट फिनोटाइप एंड प्रमोट टू द बोथ एक्सट्रीम्स विच आर अगेंस्ट द इंटरमीडिएट। तो ये बेसिकली थी हमारी नेचुरल सिलेक्शन की टाइप। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी ऑथेंटिकली।